नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। क्या संसद में झूठ बोला जाना चाहिए? क्या संसद में झूठ बोला जा सकता है? और क्या संसद में महापुरुषों को लेकर झूठ बोला जा सकता है? वो भी ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें पूरा देश संविधान निर्माता के रूप में जानता है, क्या उनके जीवन से जुड़े तथ्यों के साथ संसद में खिलवाड़ किया जा सकता है? अफसोस, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उस पे धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बहस हुई उसमें कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा इसलिए दिया था कि कांग्रेस दरअसल दलित विरोधी थी। क्या ये सच है? सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने और उसके बाद इस पर क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। जो सीधे आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल रहे हैं और उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि नेहरू जी की दलित विरोधी मानसिकता के कारण, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। क्या सचमुच डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए इस्तीफा दिया था? क्या यही वजह थी? उस समय जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे तो सदन में झूठ बोले कौवा काटे जैसे नारे लग रहे थे। यानी आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। बहरहाल हम उस पर कोई टिप्पणी न करके आपको असलियत बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस का क्या रिश्ता था और डॉक्टर अंबेडकर और दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक स्रोत है यानी आरएसएस, उसके बीच क्या रिश्ता था और आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर कांग्रेस को निशाना बनाने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दरअसल दिया था हिंदू कोड बिल के नाम पर। हिंदू कोड बिल क्या है? जब भारत को आजादी मिल रही थी तो यह तय किया जा रहा था कि आखिर भविष्य क्या होगा, किस तरह का भविष्य होगा, किस तरह का देश होगा, और संविधान सभा में इसको लेकर बहुत बहसें हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने, जो नेहरू जी ने जिन्हें अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाया था, उन्होंने एक हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल आप यहां पे नजर रखिए। महिलाओं को मिला पिता की संपत्ति में अधिकार, विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को मिली मान्यता, पुरुषों द्वारा एक से अधिक विवाह करने पर प्रतिबंध, हिंदू महिलाओं को मिला तलाक मांगने का अधिकार। ये एक तरह से क्रांतिकारी कदम था क्योंकि उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं तलाक नहीं ले सकती थी, पुरुष, हिंदू पुरुष चाहे जितने विवाह कर सकता था, उस पर कोई रोक नहीं थी। विधवाओं के विवाह पर भी रोक थी। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह करना कानूनी दृष्टि से उस समय संभव नहीं था, लेकिन जब आजाद भारत का एक नक्शा खींचा गया तब ये सारी बातें संविधान में डाली गई, कानून में डाली गई और इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर भी एक हलचल हुई। नेहरू और अंबेडकर दोनों हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, लेकिन ये सितंबर 1951 की बात है जब ये सारा मसला आया। वैसे तो ये बिल बहुत पहले 1947 में ही पेश कर दिया गया था, लेकिन 1951 में जब इस पर बहस होनी शुरू हुई तो फिर ये मसला आया कि आखिर ये समाज के परिवर्तन के लिए कितना जरूरी है। कांग्रेस के अंदर भी एक धड़ा था जिन्हें हम कांग्रेस के अंदर एक अनुदारपंथी धड़ा कह सकते हैं, वो इसका विरोध कर रहा था। और बाहर कौन लोग विरोध कर रहे थे? बाहर आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे थे वो विरोध कर रहे थे। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उन्होंने तो कहा था कि ये हिंदू जीवन की जो संरचना है उस पर बहुत जबरदस्त प्रहार है। बहरहाल इस पे क्या हुआ था उस समय हम आपको बताना चाहेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर पूरा ये मसला
क्या है। आप सबसे पहले आप देखिए कि रामचंद्र गुहा जो इतिहासकार हैं और जिन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, उन्होंने क्या लिखा है कि आखिर क्या हुआ था। उन्होंने बताया है कि आरएसएस के लोगों ने किस तरह विरोध किया। ये किताब है, इस किताब में वो लिखते हैं एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बनी, एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बनी इसके विरोध करने। तो एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी में पूरे देश में सैकड़ों मीटिंग हुई। उसके तहत इनमें विभिन्न लोगों ने प्रस्तावित कानून का विरोध किया। इस आंदोलन में शामिल लोगों ने खुद को धर्म वीर बताया, यानी वो धर्म युद्ध लड़ रहे थे। अब आगे देखिए, 11 सितंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर आरएसएस ने एक जनसभा रखी। यहां पर कई वक्ताओं ने बारी बारी से अंबेडकर के बिल की आलोचना की। एक ने तो इसे हिंदू समाज पर एटम बम करार दिया। अगले दिन कुछ आरएसएस कार्यकर्ताओं ने असेंबली की इमारत के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम यानी नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला की कार तोड़ डाली। तो ये लिख रहे हैं कौन? रामचंद्र गुहा। यानी आरएसएस ने और उनसे जुड़े संगठनों ने कितना जबरदस्त विरोध किया था, ये रामचंद्र गुहा की किताब में बहुत स्पष्ट है, जो हमारे दौर के महत्वपूर्ण टिप्पणीकार, स्तंभकार और इतिहासकार हैं। और इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया था इस बात को। यह बिल पारित होना मुश्किल हो गया। कांग्रेस के अंदर भी विरोध था, बाहर भी विरोध था, और इसी से नाराज होकर 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ दिया कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने बहुत रोकने की कोशिश की और बाद में इस पूरे बिल को अलग अलग तरीके से अलग अलग टुकड़े करके इसको पास कराया गया। आप जानते हैं जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना 1955 में, और आज आप जो देख रहे हैं महिलाओं को अधिकार, खासतौर पर हिंदू महिलाओं को अधिकार, उसके पीछे उसकी प्रेरणा यही थी। तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर यह झूठ बोला कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था। उनका इस्तीफा दरअसल हुआ था हिंदू कोड बिल की वजह से। और हिंदू कोड बिल का विरोध कौन लोग कर रहे थे? वो आरएसएस के लोग कर रहे थे, और कुछ कांग्रेस के भी अंदर जो अनुदार तत्व थे वो विरोध कर रहे थे। बहरहाल उस समय जो नया नया देश आजाद हुआ था, इसमें बहुत सामाजिक विभाजन न हो, इसकी वजह से उसको पारित नहीं करने पर ही फैसला किया गया और बाद में धीरे धीरे उसे पारित कराया गया। पूरी कोशिश प्रधानमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी की यह है कि कैसे संविधान के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन क्या था संविधान को लेकर, हमारे तिरंगे को लेकर खुद आरएसएस के विचार, आपको हम वो भी दिखाते हैं। आरएसएस ने संविधान और तिरंगे दोनों का विरोध किया था। दोनों को उन्होंने क्या कहा था, यह हम आपको दिखाते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को एक तरह से स्वीकार किया गया, उसके बाद 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का अंग्रेजी में मुखपत्र है, उसमें क्या लिखा गया जरा वो पढ़ लीजिए। उसमें लिखा गया कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे खराब बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थानों, नामकरण और पदावली का कोई निशान नहीं। इसमें प्राचीन भारत में अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई लेख नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के, लाइकर्स और फारस के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में प्रतिपादित उसके कानून दुनिया भर में प्रशंसा जगाते हैं और भारत के हिंदुओं के बीच सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मोल नहीं है। यानी आरएसएस को इस बात की तकलीफ थी कि भारत में मनुस्मृति क्यों नहीं लागू की जा रही। अब मनुस्मृति क्या थी? जिसमें स्त्रियां यानी लड़कियां बचपन में अपने पिता के अधीन रहें, जवानी में अपने पति के अधीन रहें और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहें। जहां शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का अधिकार नहीं। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको अफसोस होगा, शर्म आएगी। और यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। और आरएसएस को यह तकलीफ है कि मनुस्मृति का इस संविधान में कोई योगदान स्वीकार नहीं किया जा रहा, उसके अनुरूप चीजें नहीं। यहां तक कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उसका भी आरएसएस ने विरोध किया। कैसे किया आप खुद देख लीजिए। उसी ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त यानी आजादी के तुरंत एक दिन पहले 1947 को क्या छपा?
वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो वो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए लंबे समय तक राष्ट्रध्वज आरएसएस की शाखाओं में या उनके मुख्यालय पर नागपुर में वो फहराया नहीं गया। और सरदार पटेल ने इस पर बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जिस धर्म में देवता ही 3 हैं महत्वपूर्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आरएसएस को हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कह रहा है कि 3 रंग अशुभ होते हैं। अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर आज जो संविधान की बात हो रही है उस संविधान का विरोध सबसे ज्यादा कौन कर रहा था। अब आइए आपको हम और दिखाते हैं। यहां पर यह कहा गया, जेपी नड्डा साहब वो क्या कह रहे हैं। जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का रिजर्वेशन पर कई लोग चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना अतीत इतिहास उसको पढ़ते नहीं। मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा जो मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ऑन 10th 11th June 1961, this necessitates our getting out of the old habit of reservations and particularly privileges being given to this caste or that group. Recent meetings we held here, at which the chief ministers were present, to consider national integration, laid down that help should be given on economic considerations and not on caste basis. It is true. अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन के खिलाफ है कांग्रेस और पंडित नेहरू। सच्चाई यह है कि रिजर्वेशन 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था उस समय से ही तय हो गया, और जब संविधान बना तो उसके तुरंत साथ ही इस देश में दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया। ये एक सच्चाई है। उस सच्चाई को भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है और उसके आगे भी वो बता रहे हैं कि कैसे to be first class in country in तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी नीयत क्या थी और आज आपको ओबीसी की चिंता हो गई। अच्छा, आज आपको ओबीसी की चिंता हो रही। कह रहे सच्चाई यह है कि ओबीसी भी जो आरक्षण हुआ उसके लिए पहले कालेलकर का अवार्ड बना, फिर मंडल कमीशन बना, उसमें जरूर लागू होने में देरी हुई, लेकिन बाद में शिक्षा में कांग्रेस सरकार ही थी, यूपीए सरकार, जिसने लागू किया आरक्षण। आज अगर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जाति जनगणना कराओ और उसके आधार पर आप आरक्षण दो या भागीदारी का सवाल वो उठा रही है, तो उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि नेहरू जी ने कभी मुख्यमंत्रियों को क्या पत्र लिखा था। उसका संदर्भ बिल्कुल अलग था। बहरहाल उस बहस में हम नहीं जाते। नड्डा जी ने यह भी कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने। अब ये बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाया कौन। डॉक्टर अंबेडकर जहां से संविधान सभा में चुनकर आए थे, पूर्वी बंगाल के जिस इलाके से, वो तो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद कांग्रेस ने मुंबई से अपने एक जयकर साहब थे जो उनके संविधान सभा के सदस्य थे, उनको इस्तीफा दिलाया। उसके बाद उन्हें संविधान सभा में लाया गया और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये खुद बहुत आश्चर्यजनक बात थी डॉक्टर अंबेडकर के लिए कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने गांधी जी से बात की। धनंजय कीर जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवनीकार हैं, उन्होंने भी लिखा है कि नेहरू और उनके कुछ सहयोगियों ने पूरा प्रस्ताव किया, गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को इसमें होना चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। यानी आज हम जो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं तो इसलिए ही कहते हैं कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी वो संविधान का पूरा प्रारूप उन्होंने रचा था। और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर कभी भूले नहीं। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संविधान सभा में जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण में जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है वो हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना भाषण दिया है 26 नवंबर 1949 को। एक अंतिम भाषण था। उसी दिन संविधान को एक तरह से स्वीकार कर लिया गया। सभी सदस्यों ने उसमें हस्ताक्षर किए। उसमें क्या कहा था? उसमें कहा था
डॉक्टर अंबेडकर ने, यदि यह संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती, एक बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ जिसपे एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ नहीं होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसने उसकी कार्रवाइयों में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर ही उसे सभा प्रस्तुत कर सकी। इसलिए सभा में प्रारूप संविधान की सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि संविधान के पारित होने का सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है और आज संविधान के खिलाफ खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, और यह बता रही है कि डॉक्टर अंबेडकर और उसमें तो बहुत जबरदस्त झगड़ा था। जब राज्यसभा में यह बोलना शुरू किया, ऐसी ही बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो फिर उसी समय खड़गे जी ने इसका विरोध किया और वो कुछ बताना चाहते थे, यही जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से खुद संविधान सभा के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को श्रेय दिया था, लेकिन उनको बात करने नहीं दी गई। जबकि लोकसभा में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री कई बार खड़े हुए, राजनाथ सिंह खड़े हुए, दूसरे और मंत्री जितने हैं वो खड़े हुए, बार बार टोका गया। ये अधिकार एलओपी यानी विपक्ष के नेता को रहता है कि वो खड़े होकर अपनी बात कह सके, लेकिन जब राज्यसभा में खड़े हुए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद सभी जो सदस्य थे विपक्ष के उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और ये क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये आप सुनिए। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल। ये ऑर्गेनाइजर के उसी संपादकीय की बात कर रहे हैं जिसका हमने आपको जिक्र किया शुरू में, कि किस तरह उसने कहा कि संविधान में मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है। और जाहिर है एक बड़े दलित नेता के रूप में ये एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। खड़गे पेपर है, उसमें यह लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज
आज्ञाकारी और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। यानी आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक तथ्य रखने की कोशिश की गई जिसकी इजाजत नहीं मिली और सारा विपक्ष बाहर आ गया। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह की बात करेंगे, इतिहास को लेकर झूठ बोलेंगे, तो फिर समस्या पैदा होगी और सबको ये हक है बताने का। लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और असली बात, डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर जिस चीज के खिलाफ लड़े वो था जो मनुस्मृति आधारित समाज है उसके जो पक्षधर थे उससे उन्होंने संघर्ष किया। और जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नारा है, जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब लोकसभा चुनाव हुए तो कई लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो एक बार जरा हिंदू राष्ट्र पर भी डॉक्टर अंबेडकर के विचार जान लीजिए। हिंदू राष्ट्र पर डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें भारी खतरा मानते थे हिंदू राष्ट्र को डॉक्टर अंबेडकर। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा था ये भी आप जरा सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए, इसलिए कि जो हिंदू राज था या जिसके विचार है, ये दलितों को, श्रमिकों को, जो स्त्रियां हैं उनको, आदिवासियों को अधिकार बराबर का नहीं देता। और भारत का संविधान पहला वो संविधान है जिसने समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की बात की, जिसने इस महादेश में पहली बार मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर झूठ बोल रहे हैं तो फिर हमें आवाज उठानी चाहिए। राजनीतिक विवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन महापुरुषों को लेकर अगर संसद में झूठ बोला जाएगा, जो रिकॉर्ड में जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां क्या समझेंगी, क्या जानेंगी। जाहिर है इतिहास ऐसे बयानों से बदलता नहीं है, क्योंकि बार बार इतिहास में शोध और अनुसंधान होते हैं। इसलिए यह सच्चाई तो नहीं छिप सकती कि डॉक्टर अंबेडकर और आरएसएस की विचारधारा में 36 का रिश्ता है। डॉक्टर अंबेडकर को बचाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका है कि आप समता में, स्वतंत्रता में और भाईचारे पर यकीन करें। डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने के लिए सबको आज़ादी है, आरएसएस को भी और मोदी जी को भी। वो चाहे तो भारत में सबको साथ लेकर आगे चलने की नीति बना सकते हैं, लेकिन अगर झूठ बोला जाएगा तो फिर सबको आवाज उठानी चाहिए। रेज योर वॉइस। शुक्रिया।